हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब वे खुद को अनसर्टेनिटी, डिप्रेशन और संघर्षों से घिरा हुआ पाते हैं। ये कठिनाइयां कभी हमें तोड़ देती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग खुद को इन मुश्किलों से बाहर निकालने के रास्ते खोज लेते हैं। द माउंटेन इज यू किताब की कहानी कुछ इसी तरह की है, जिसमें बताई जाती है कि कैसे हम अपनी आंतरिक बाधाओं से जूझ सकते हैं और खुद को फिर से जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस कहानी में पहाड़, जो एक प्रतीक के रूप में है, हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का एहसास कराता है। वह एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी मां एक घरेलू महिला थी और पिता एक मजदूर, जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनका परिवार ठीक से जी सके। रिया के जीवन में कभी भी आराम नहीं था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह एक दिन अपनी पहचान बनाना चाहती थी, ऐसी पहचान जो उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम हो। रिया का संघर्ष शुरू हुआ जब उसे अपने स्कूल में ही यह महसूस हुआ कि वह हमेशा दूसरों से पीछे है। वह पढ़ाई में तेज नहीं थी और वह अपनी सोच में हमेशा नकारात्मकता महसूस करती थी। तुमसे नहीं हो पाएगा, ये शब्द उसे अक्सर सुनने को मिलते थे। एक दिन उसे पता चला कि उसकी शारीरिक स्थिति भी दूसरों से कमजोर थी, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी जो उसे कभी हार मानने नहीं देती थी। कभी किसी की आंतरिक दुनिया में बर्फ के पहाड़ होते हैं, कभी जलती आग और कभी एक खोई हुई उम्मीद का गहरा खड्डा। रिया भी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रही थी। वह अपनी समस्याओं से बहुत परेशान थी और जीवन को एक कठिन यात्रा मानने लगी थी, लेकिन यह कठिनाई ही उसके लिए एक अवसर बन गई। जब तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ा पहाड़ दिखाई दे तो समझो कि वह तुम ही हो। यह वाक्य रिया के लिए एक मोड़ साबित हुआ। वह समझ गई कि असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक बाधाओं से है। वह महसूस करने लगी कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके विचार और उसकी खुद की नकारात्मकता थी। रिया ने अपनी पुरानी आदतों को बदलने का निर्णय लिया। उसने हर दिन खुद को यह विश्वास दिलाना शुरू किया कि वह जो चाहती है वह हासिल कर सकती है। उसने अपने भीतर की कमजोरी और डर से लड़ने की ठानी, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह खुद को नकारात्मक विचारों से मुक्त करने के प्रयास में लगी रहती थी। उसने यह भी महसूस किया कि उसकी सफलता उसके खुद के विश्वास पर निर्भर है, न कि दूसरों की राय पर। एक दिन रिया ने अपनी मां से पूछा, मां, मुझे लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, जब तुम किसी पहाड़ के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें लगता है कि यह अजेय है, लेकिन जब तुम इसे चढ़ने का निर्णय लेती हो तो हर कदम तुम्हारे लिए आसान होता जाता है। यही जीवन है बेटा। यह वाक्य रिया के दिल में गहरे तक बैठ गया। उसे यह समझ में आया कि हर कठिनाई एक सबक सिखाती है और अगर उसे सही तरीके से समझा जाए तो वह आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अब रिया ने अपनी मेहनत को 2 गुना कर दिया। उसने पढ़ाई में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली और अपने दिन की शुरुआत शारीरिक व्यायाम से की। उसे यह एहसास हुआ कि अगर शारीरिक रूप से वह मजबूत होगी तो मानसिक रूप से भी उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिया ने अपने पुराने मित्रों से दूरी बनाना शुरू कर दिया जो उसे हमेशा हतोत्साहित करते थे। उसने ऐसे लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे। उसने यह जान लिया कि एक अच्छे जीवन के लिए अच्छे लोगों का संग साथ बहुत जरूरी होता है। कुछ सालों बाद रिया का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी कठिनाइयों को अपने विकास का हिस्सा मान लिया था। उसकी मेहनत ने उसे एक नई पहचान दी। आज रिया एक सफल व्यक्ति थी जो न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे इलाके में एक आदर्श बन चुकी थी। रिया का मानना था कि द माउंटेन इज यू केवल किताब का नाम नहीं बल्कि जीवन का सच है। उसने जो पहाड़ अपनी सोच में देखा था उसे उसने खुद की आंतरिक ताकत से पार किया था। अब उसे किसी बाहरी चुनौती से डर नहीं था क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से जीती थी। जब तुम किसी पहाड़ के सामने खड़े होते हो तो उस पहाड़ को अपने भीतर से पार करना जरूरी होता है।
यह रिया का मानना था। वह अब जानती थी कि जीवन में जो भी कठिनाइयां में आती हैं, वे केवल हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती हैं। हमें अपनी कमजोरी को पहचानकर ही उसे पार करना होता है और यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। इस प्रकार रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए हमें अपने भीतर के पहाड़ों से लड़ने की ताकत ढूंढनी होती है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, द माउंटेन विद इन अस। किताब का पहला अध्याय हमें यह समझाता है कि जीवन में आने वाली समस्याएं और चुनौतियां केवल बाहरी रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे भीतर की आंतरिक असुरक्षाओं और मानसिक बाधाओं का प्रतीक है। जब हम जीवन में किसी बड़े मुश्किल से गुजरते हैं तो अक्सर हम उसे एक पहाड़ के रूप में देखते हैं, एक ऐसा अवरोध जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन असल में यह पहाड़ हमारे अंदर छिपी हुई असमर्थता, डर और आत्म नकारात्मकता को दर्शाता है। हम अक्सर अपने डर और आंतरिक समस्याओं से भागते हैं। हम इनसे बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम इनका सामना करेंगे तो हमारी असफलताएं और कमजोरियां उजागर हो जाएंगी। लेकिन ऑथर का मानना है कि हमारी समस्याएं हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इनसे बचने की बजाय इनका सामना करते हैं तो हम अपने वास्तविक आत्म को जान पाते हैं। हमारी असुरक्षाएं और डर हमारे मानसिक पैटर्न का हिस्सा होते हैं और जब हम इनसे भागते हैं तो हम अपनी असली ताकत और क्षमता को पहचान नहीं पाते। अक्सर हम अपनी सीमाओं को मानते हुए जीवन के कठिनाइयों से पीछे हट जाते हैं, लेकिन असल में यही चुनौतियां हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपने असल सामर्थ्य को पहचानने का अवसर देती हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिकता पर भी निर्भर करती है। अगर हम डर से भागने के बजाय उसका सामना करना सीख लें तो हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। हमें अपनी आंतरिक लड़ाइयों से न भागकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे ताकत प्राप्त करनी चाहिए। अक्सर हम यह सोचते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं वही होती हैं जो हमारे सामने बाहरी रूप में आती है, जैसे कि काम का दबाव, रिश्तों की समस्याएं या वित्तीय परेशानियां। लेकिन ऑथर हमें यह समझाती हैं कि असल में हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हमारे भीतर होती हैं। हमारा आत्मसंदेह, हमारा डर और हमारी खुद की नकारात्मक सोच। जब तक हम इन आंतरिक समस्याओं से निपटने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम बाहरी समस्याओं से उबरने में सफल नहीं हो सकते। जब हम अपनी आंतरिक समस्याओं को पहचानते हैं और उन्हें हल करने की दिशा में कदम उठाते हैं, तो हम अपनी असल शक्ति को खोज सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें यह सीखना होगा कि असली पहाड़ वही है जो हमारे भीतर है, और जब हम इसे पार करते हैं तो हम अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 2, बिकमिंग अवेयर। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस हमारे जीवन में बदलाव लाने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जब तक हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को ठीक से नहीं समझते, तब तक हम किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते। यह अध्याय हमें बताता है कि अपने अंदर छिपी भावनाओं और मानसिकता को समझने का पहला कदम है उन्हें पहचानना और स्वीकार करना। वीस्ट का कहना है कि हम सभी के जीवन में कुछ पुराने मानसिक पैटर्न और आदतें होती हैं जो हमारे विकास में बाधा डालती हैं। अक्सर ये पैटर्न हमारे अतीत के अनुभवों से बने होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बार बार असफलता का सामना करना पड़ा हो तो वे यह मानने लगते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। यह नकारात्मक सोच उनके हर फैसले और कार्य में दिखाई देने लगती है। जब तक हम इन पैटर्न्स को पहचानते नहीं, तब तक हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। सचेत होने का अर्थ है कि हम अपने विचारों और भावनाओं का गहराई से निरीक्षण करें और समझें कि वे कहां से आ रहे हैं। इसके लिए हमें खुद से कुछ सवाल पूछने की आवश्यकता होती है, जैसे मैं बार बार एक ही प्रकार की गलती क्यों करता हूं? मेरे डर और असुरक्षा की जड़ क्या है? क्या मेरी आदतें मेरी सफलता में बाधा डाल रही हैं? यह प्रक्रिया आसान नहीं है,
क्योंकि यह हमें हमारे कमजोर पक्षों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हम अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। वीस्ट कहती हैं कि जागरूकता के बिना हम केवल अपनी समस्याओं का सामना करने से बचने के प्रयास में ही फंसे रहते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई गुस्से या उदासी का अनुभव कर रहा है तो इसका एनालिसिस करना और इसकी जड़ तक पहुंचना आवश्यक है। यह समझना कि यह भावना क्यों उत्पन्न हो रही है हमें इसे ठीक से मैनेज करने और आगे बढ़ने में मदद करता है। अपनी गलतियों से भागने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। यदि हम यह समझ लें कि हमारी असफलताएं और बाधाएं हमारे लिए एक सबक हैं, तो हम उन्हें विकास के अवसर के रूप में देख सकते हैं। जब हम अपने पुराने पैटर्न को पहचानते हैं तो हम यह तय कर सकते हैं कि कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी हमें पीछे खींच रही हैं। अध्याय 3, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। परिवर्तन एक गहरी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जो अक्सर दर्दनाक होती है। यह प्रक्रिया हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन असली विकास वहीं होता है जब हम उस असुविधा का सामना करते हैं और अपने पुराने तरीकों और आदतों को छोड़ने की हिम्मत जुटाते हैं। वीस्ट के अनुसार परिवर्तन एक यात्रा है जो न केवल बाहरी तौर पर बल्कि अंदर से भी हमें बदलती है। यह हमें खुद को दोबारा परिभाषित करने का अवसर देती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे पहले हमें अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना होता है। हमारा दिमाग अक्सर बदलाव का विरोध करता है क्योंकि यह अज्ञात को स्वीकार करने से डरता है। हम खुद से कहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या अगर यह बदलाव मेरे लिए सही साबित नहीं हुआ तो क्या होगा। डर को हमें रोकने की बजाय हमें सिखाने देना चाहिए। हमारे डर हमारी कमजोरियों को उजागर करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। ऑथर कहती हैं कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उनके बावजूद आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी वास्तविक ताकत को पहचानते हैं। डर हमें रुकने का कारण नहीं बल्कि बढ़ने का माध्यम बनना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अपनी नौकरी बदलने का डर है तो यह डर यह बताता है कि शायद उन्हें असफलता का भय है या वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर वे इस डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वे न केवल एक बेहतर अवसर की ओर बढ़ेंगे बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करेंगे। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि बदलाव के लिए हमें अपने पुराने तरीकों, विचारों और आदतों को छोड़ना होगा। अक्सर हम उन आदतों से चिपके रहते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं, भले ही वे हमारी प्रगति में बाधा डाल रही हों। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है तो यह सोच उनकी मानसिकता को सीमित कर देती है। लेकिन अगर वे इस पैटर्न को पहचानते हैं और इसे बदलने का प्रयास करते हैं तो वे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। परिवर्तन के लिए धैर्य और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। यह एक रात में नहीं होता। हमें छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं और हर दिन अपनी प्रगति पर ध्यान देना होता है। यह प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है, लेकिन यह हमें हमारे उद्देश्य और खुशी के करीब ले जाती है। परिवर्तन के दौरान हमें एक सकारात्मक और दृढ़ मानसिकता अपनाने की आवश्यकता है। यह मानसिकता हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अपने जीवन को बदलने के काबिल हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि परिवर्तन मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं, तो हम अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। अध्याय 4, लेटिंग गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। अगर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उन चीजों, विचारों और आदतों को छोड़ना होगा जो अब हमारे विकास में मददगार नहीं है। हम में से अधिकांश लोग अपने पुराने विश्वासों, रिश्तों और आदतों से इतना जुड़े रहते हैं कि वे हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह अध्याय हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हमें क्या छोड़ने की आवश्यकता है।
हमारे कई पुराने विश्वास और सोचने के तरीके हमें बचपन या पिछली असफलताओं से मिले होते हैं। उदाहरण के लिए, यह मानना कि सफलता मेरे लिए संभव नहीं है या मैं कभी अपने डर पर काबू नहीं पा सकता, हमारे विकास को सीमित करता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि इन विश्वासों को बदलना जरूरी है, क्योंकि वे न केवल गलत हैं बल्कि हमें रोकते भी हैं। वीस्ट हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने विश्वासों की जांच करें और पूछें, क्या यह विश्वास मेरे वर्तमान जीवन में मदद कर रहा है? क्या यह सोचने का तरीका मेरे विकास को बढ़ावा दे रहा है या बाधा डाल रहा है? जब हमें महसूस होता है कि ये विचार केवल हमारी मानसिक बाधाएं हैं, तो हम उन्हें बदल सकते हैं। पुरानी सोच से छुटकारा पाने का अर्थ है खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना जो नई संभावनाओं और अनुभवों के लिए तैयार है। कुछ रिश्ते हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। ऐसे रिश्ते जो हमें कमजोर महसूस कराते हैं या जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं, उन्हें छोड़ना जरूरी है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है क्योंकि हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन ऑथर कहती हैं कि स्वस्थ सीमाएं बनाना और ऐसे रिश्तों को छोड़ना जो हमें रोकते हैं, हमारी भलाई के लिए आवश्यक है। आदतों को छोड़ना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमारी दिनचर्या और आदतें हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। यदि हमारी आदतें हमें आलसी, अस्वस्थ या नकारात्मक बना रही हैं, तो हमें उन्हें पहचान कर छोड़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, नकारात्मक सोच में उलझे रहना या खुद की देखभाल न करना ऐसी आदतें हैं जो हमारे विकास को रोकती हैं। वीस्ट का सुझाव है कि हमें अपनी आदतों की समीक्षा करनी चाहिए और सोचने की जरूरत है कि कौन सी आदतें हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। जब हम अनावश्यक आदतों को छोड़ते हैं, तो हम उन आदतों को अपनाने के लिए जगह बनाते हैं जो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाती है। जब हम अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं, तो हम अपने उद्देश्य और खुशी के करीब आते हैं। वीस्ट का मानना है कि हमारी जिंदगी को जितना सरल और स्वतंत्र बनाते हैं, उतना ही हम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। पुराने विचारों, आदतों और रिश्तों को छोड़ना केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें हल्का महसूस कराता है। यह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने असली आत्म को समझने की शक्ति देता है। अध्याय 5, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशनल पैटर्न्स। हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। अक्सर हम अपने निर्णय और कार्यों में भावनाओं से प्रेरित होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और नियंत्रित करने का अभ्यास नहीं करते। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अपने भावनात्मक पैटर्न को समझकर हम अपनी जिंदगी में स्थिरता और संतुलन ला सकते हैं। भावनात्मक पैटर्न क्या है? भावनात्मक पैटर्न हमारी आदतों और प्रतिक्रियाओं का वह चक्र है जो किसी स्थिति में हमारी भावनाओं के अनुसार बार बार दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम आलोचना सुनते हैं तो क्या हम गुस्सा महसूस करते हैं? जब हमें किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ता है तो क्या हम घबराते हैं? वेस्ट कहती हैं कि इन प्रतिक्रियाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। जब तक हम इन पैटर्न को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम उन्हें बदलने में असमर्थ रहेंगे। हमारी भावनाएं हमें यह बताने का प्रयास करती हैं कि हमारी जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत, लेकिन अक्सर हम इन भावनाओं को दबा देते हैं या अनदेखा कर देते हैं। ऑथर हमें यह सिखाती हैं कि भावनाओं को समझने का अर्थ है उन्हें पहचानना और स्वीकार करना, यह जानना कि वे कहां से आ रही हैं, उनसे सीखना और उन्हें अपनी ताकत बनाना। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थिति में हमें बार बार असुरक्षा महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर कोई ऐसा डर है जिसे हमने अब तक अनदेखा किया है। इसे समझकर हम उस डर को दूर कर सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करना उन्हें दबाना नहीं है। वीस्ट बताती हैं कि यह प्रक्रिया भावनाओं को समझने और उनके प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को बदलने की है। यदि कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय
इसे एक सीखने का अवसर माने। अपने व्यवहार को देखने और सोचने की आदत डालें। जब आप अपनी भावनाओं के स्रोत को पहचान लेते हैं तो आप उन पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें दिशा दे सकते हैं। यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि कैसे हमारे भावनात्मक पैटर्न हमारे निर्णयों और लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने डर के कारण बड़े फैसले लेने से बचते हैं तो यह हमारे विकास में रुकावट डाल सकता है। अगर हम आलोचना के डर से नई चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। विस्ट हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने भावनात्मक पैटर्न को इस दृष्टि से देखें कि वे हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं। जब हम इन्हें पहचानते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। भावनाएं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमें एक संदेश देती हैं। हमें उन्हें दबाने के बजाय उनकी ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए, गुस्से को रचनात्मक ऊर्जा में बदलें, डर को प्रेरणा में बदलें, असुरक्षा को आत्मविश्वास में बदलें। अध्याय 6, एम्ब्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ। हमारी असली पहचान अक्सर समाज की अपेक्षाओं, रिश्तों और जीवन में आने वाली असफलताओं के दबाव में खो जाती है। लेकिन जब हम अपने असली आत्म को अपनाने का साहस करते हैं, तभी हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान पाते हैं और उसे अपने जीवन में उपयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज की दुनिया में लोग अपने आप को दूसरों से तुलना करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी वास्तविक पहचान और मूल्य को भूल जाते हैं। ऑथर हमें याद दिलाती है कि हम सभी अपने अपने तरीके से अद्वितीय और अनोखे हैं। अपने आप को सच्चे रूप में स्वीकार करना न केवल आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाता है। हम में से हर किसी में कमजोरियां न होती हैं, लेकिन उन्हें छिपाने या नकारने की बजाय उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। कमजोरियों को स्वीकारना आत्म स्वीकृति की ओर पहला कदम है। समाज अक्सर हमें सीमाओं में बांधने की कोशिश करता है। यह अध्याय बताता है कि हमें अपनी खुशी और सच्चाई के लिए इन सीमाओं को तोड़ना होगा। अपने जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी अपनाना और अपनी असली भावनाओं और इच्छाओं को स्वीकार करना आत्म स्वीकृति को मजबूत करता है। वाइस्ट कहती हैं कि आत्मसंदेह हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है और हमें हमारी क्षमताओं पर संदेह करने पर मजबूर करता है। इसे छोड़ने के लिए हमें उन नकारात्मक आवाजों को पहचानना होगा जो हमें रोकती हैं और उन पर सवाल उठाना होगा। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस और खुद पर विश्वास करने से हम अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति होती है। जब हम अपने असली आत्म को अपनाते हैं तो हम इस शक्ति को पहचान पाते हैं। यह हमें हमारे सपनों को साकार करने और जीवन में अपनी सच्ची पहचान बनाने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 7, टेकिंग एक्शन। केवल सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सोच को कार्य में बदलना आवश्यक है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें उन विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करना होता है जो हम अपने मन में रखते हैं। किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना आवश्यक होता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो वह हमें बहुत बड़ा और कठिन लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सपनों को सिर्फ सपना ही बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह इसे हासिल नहीं कर सकते। लेकिन लेखक का कहना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हम कहां से शुरू करेंगे और किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक उदाहरण लें। यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो यह सोचकर ही नहीं रुक सकते कि मैं एक दिन बहुत बड़ा लेखक बनूंगा। इसके बजाय आपको शुरुआत करनी होगी, चाहे वह रोज एक पन्ना लिखना हो या हर दिन आधे घंटे पढ़ाई करना हो। पहले दिन अगर आप बस एक पंक्ति लिखते हैं तो वह भी आपकी सफलता की दिशा में एक कदम है। फिर जैसे जैसे आप इसे अपनी आदत में बदलते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक ठोस आधार बन जाता है। ऑथर हमें बताती हैं कि आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ हमें काम करना चाहिए। यद्यपि शुरुआत में हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे समय की कमी, संसाधनों की कमी या निराशा,
लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। विश्वास रखिए कि आप अपने पहाड़ को पार कर सकते हैं। यह विश्वास आपको न सिर्फ आत्मबल देगा बल्कि आपके प्रयासों को भी दिशा देगा। एक और उदाहरण से समझें। अगर आप अपना फिटनेस गोल सेट करना चाहते हैं, जैसे वजन घटाना या मसल्स बनाना, तो आपको शुरुआत छोटे कदमों से करनी होगी। पहले दिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखें। अगले दिन दूरी बढ़ाएं। पहले सप्ताह में अगर आपने 5 किलोमीटर दौड़ा है तो भी यह बड़ी सफलता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास और अधिक मजबूत होगा और आपको अपनी सफलता के और नजदीक महसूस होगा। वाइस्ट का कहना है कि किसी भी कार्य में हमें लगातार सक्रिय रहना चाहिए। शुरुआत में एक दिन में एक कदम भी काफी होता है, लेकिन यदि हम उन कदमों को लगातार उठाते रहते हैं तो समय के साथ हमारा लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। कार्यवाही का यह लगातार अभ्यास हमें न केवल हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा, बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से भी हमें सीखने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो हमें खुद को समझने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में ले जाती है। अगर आपने यह किताब पढ़ी या सुनी है तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि आप अपनी आंतरिक पहाड़ी को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने डर से न भागें, बल्कि उनका सामना करें और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।